हेलो फ्रेंड्स, सर्वात्मक कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस पहले लेक्चर में हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स को एकदम जीरो से समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले एटम्स एंड चार्जेस, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे और आखिर में हम द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। देखो, करंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये करंट बनता किस चीज से है। व्हाट इज फ्लोइंग? इसके लिए हमें मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि एटम की दुनिया में जाना होगा। आप जानते हैं कि हर चीज एटम से बनी है और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनका कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे इस पूरे चैप्टर के हीरो यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल सर। और इन चार्जेस का एक बहुत सिंपल सा रूल है जो हमेशा फॉलो होता है। लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धक्का देते हैं, जैसे 2 प्रोटॉन्स। और ऑपोजिट चार्जेस यानी अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं, जैसे एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। बस यही अट्रैक्शन और रिपल्शन का रूल आगे हर जगह काम आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। और इसको मेजर करने के लिए इसका ऐसा यूनिट है कूलम, जिसे हम कैपिटल C से लिखते हैं। अब एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। The charge of one electron is negative 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। और याद रखिएगा, प्रोटॉन पर भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, बस वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए एक एटम नॉर्मली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन सिर्फ चार्ज होने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। असली मैजिक तब होता है जब ये चार्ज मूव करता है, यानी फ्लो करता है। इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे पानी का करंट होता है, हवा का करंट होता है, वैसे ही चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, तो ये फ्लो होता कैसे है? एक कंडक्टर लीजिए, जैसे कॉपर वायर। उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर नॉर्मल कंडीशंस में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं। उनका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, तो नेट फ्लो 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह एक ही डायरेक्शन में मार्च करने लगते हैं। और इसी डिसिप्लिन फ्लो को, इसी ऑर्गेनाइज्ड मार्च को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इससे हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है, I इज इक्वल टू Q/T, यानी करंट इक्वल्स चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे चार्ज का यूनिट कूलम था, वैसे ही करंट का भी एक ऐसा यूनिट है। उसे हम कहते हैं एम्पेयर, शॉर्ट में एम्प भी बोलते हैं, और लिखते हैं कैपिटल A। तो 1 एम्पेयर करंट का क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल। अगर एक कंडक्टर के किसी पॉइंट से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो जाए, तो हम कहेंगे कि करंट 1 एम्पेयर है। ठीक है, तो करंट है इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में फ्लो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन रैंडमली घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर देती है कि वो सब एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलने लगें? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब ही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। वो ड्राइविंग फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बिना करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल डिफरेंस ही वो रीजन है जिसके वजह से करंट एग्जिस्ट करता है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, आपके पास 2 पानी की टंकी हैं और वो नीचे से एक पाइप से जुड़ी हैं। अगर दोनों टंकियों में पानी का लेवल एकदम बराबर है, तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन
जैसे ही आप एक टंकी में ज्यादा पानी भर देते हो तो क्या होता है? पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करने लगता है। बस चार्ज का भी सेम फंडा है। चार्ज तभी फ्लो करेगा जब दो पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल लेवल का डिफरेंस हो, और इसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में पैदा कौन करता है? जनरली ये काम एक बैटरी या सेल करता है। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे हम रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शंस की वजह से बैटरी का एक एंड यानी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और दूसरा एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। और बस इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली। और अब जैसे ही आप इस बैटरी को एक वायर से कनेक्ट करते हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना काम शुरू कर देता है। नेगेटिव टर्मिनल, जहां बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, धक्का देता है। और पॉजिटिव टर्मिनल, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो वायर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। इस पुश और पुल के बीच में फंसकर बेचारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ही रास्ता बचता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना। और इसी भागदौड़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, उसे क्लियर कर लेते हैं। हमने अभी सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ये एक्चुअल फ्लो है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तब साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। वो सोचते थे कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इसी पुरानी सोच को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। और आज भी हम सर्किट डायग्राम्स में करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही दिखाते हैं। ये बस एक कन्वेंशन है जिसे हम फॉलो करते हैं। चलिए अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कैपिटल V से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब क्या है? देखो, बैटरी को चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए काम करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है कि हर एक यूनिट चार्ज यानी हर एक कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क या एनर्जी लगी। इसका फॉर्मूला बनता है V = W/Q। और इस पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट, जिसे भी हम कैपिटल V से ही लिखते हैं। आपने 9 वोल्ट बैटरी के बारे में सुना होगा। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला के हिसाब से 1 वोल्ट का मतलब है कि जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े। सिंपल। ये बैटरी के इलेक्ट्रिकल पुश का मेजरमेंट है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर आसान लग रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया। तो अब हमें करंट पता है और उसे चलाने वाली फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। अब आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई बल्ब जलता है या मोबाइल चार्ज होता है तो वो गर्म हो जाता है। कहाँ से आती है ये हीट? व्हाई डज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हीट? इसका रीजन है फ्रिक्शन, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर तेजी से भागता है तो उसका रास्ता खाली नहीं होता, वो बार बार कंडक्टर के एटम से टकराता है। इट कोलाइड्स विद द एटम्स। हर टक्कर में इलेक्ट्रॉन अपनी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी उस एटम को ट्रांसफर कर देता है। इस एनर्जी को पाकर एटम तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। अब सोचो, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड टकरा रहे हैं, तो सारे एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं और इन सब एटम्स का कलेक्टिव वाइब्रेशन ही हमें हीट के रूप में महसूस होता है। और ये जो रुकावट है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मुश्किल होती है, इस प्रॉपर्टी को फिजिक्स में एक नाम दिया गया है, रेजिस्टेंस। इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द एटम्स ऑफ अ कंडक्टर। सिंपल वर्ड्स में, जितनी ज्यादा टक्कर उतनी ज्यादा रुकावट, यानी उतना ही हाई रेजिस्टेंस। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि हीट कितनी जनरेट होगी, ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, करंट I। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा टक्कर होगी और उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। दूसरा, रेजिस्टेंस R। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, रुकावट उतनी ज्यादा होगी और हीट भी ज्यादा बनेगी। और तीसरा, टाइम T। करंट जितनी देर तक फ्लो करेगा, टोटल कोलिजन्स उतने ज्यादा होंगे और हीट भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो पूरे लेक्चर को अगर एक लाइन में समराइज करें तो हम कह सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन फॉर द फ्लो, एंड रेजिस्टेंस इज द इनएविटेबल फ्रिक्शन अलोंग द वे। कितना आसान है ना? तो अब हम जानते हैं कि हीट पैदा क्यों होती है, लेकिन इस हीट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूला है?
बिल्कुल है। और उसे हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में, जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। आज जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उन्हें टेक्स्ट बुक से एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे अगला लेक्चर मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वोदय कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर आज आपके लिए क्लास 10th साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक नया एक्सप्लेनर लेकर आया हूँ। बच्चों, आपने कभी अपना फोन चार्जर यूज करने के थोड़ी देर बाद छुआ है? गर्म लगता है ना? या फिर सोचा है कि एक सिंपल सा टोस्टर इतना गर्म कैसे हो जाता है कि ब्रेड को ब्राउन कर दे? ये सब एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस सेशन में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस गर्म क्यों होती हैं, इनकी हीट को मेजर कैसे किया जाता है और ये सब आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। आज के एक्सप्लेनर में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले द स्पार्क ऑफ हीट, यानी ये गर्मी आती कहाँ से है। फिर हम जूल्स लॉ पढ़ेंगे जो इसका रूल बुक है। उसके बाद हम पावर एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स देखेंगे कि इसे नापते कैसे हैं। और आखिर में हम सीखेंगे कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट, यानी अपने घर के अप्लायंस का खर्चा कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये हमारी गैजेट्स, ये डिवाइसेस इस्तेमाल करने पर गर्म क्यों हो जाते हैं? ये सवाल आप सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। ऐसा लगता है जैसे ये कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन बच्चों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये गर्मी, ये हीट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के काम करने का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इसके पीछे का रीजन समझने के लिए हमें तार के अंदर यानी वायर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना हो। पूरा प्रोसेस एवं ही नहीं होता, इसके पीछे एक चेन रिएक्शन है। देखो, जैसे ही आप किसी चीज को प्लग इन करते हो, बैटरी या पावर सोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन वायर के अंदर का रास्ता खाली नहीं है, वहां पर उस मेटल के एटम्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वो इन एटम से टकराते हैं। देखो, लाइट विद द एटम्स। हर टक्कर में इलेक्ट्रॉन अपनी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी यानी मूविंग एनर्जी एटम को ट्रांसफर कर देता है। जब एटम को ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है। और जब हर सेकंड में ऐसे लाखों करोड़ों कॉलिजन्स होते हैं तो सारे एटम्स मिलकर इतना वाइब्रेशन पैदा करते हैं कि हमें वो गर्मी यानी हीट के फॉर्म में महसूस होता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये हीट जनरेशन एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एकदम प्रिडिक्टेबल है और एक बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक रूल को फॉलो करता है। उस रूल को हम कहते हैं जूल्स लॉ। बिल्कुल सही। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Joule's law of heating कहता है, a law stating that the heat H generated by an electric current is directly proportional to the product of the square of the current, I squared, the resistance of the conductor, R, and the time T for which the current flows. सिंपल भाषा में इस लॉ ने हमें हीट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दे दिया है। इसने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जिन पर डिपेंड करता है कि कोई वायर कितनी गर्म होगी। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट यानी I। जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, I स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अगर आप करंट को डबल करोगे तो हीट डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर करंट ट्रिपल करोगे तो हीट 9 टाइम्स हो जाएगी। इसीलिए हाई पावर डिवाइसेस इतनी जल्दी गर्म हो जाती हैं। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस, R। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतनी ज्यादा हीट बनेगी। और तीसरा फैक्टर बहुत सिंपल है, T यानी टाइम। जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। और इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर एक परफेक्ट फॉर्मूला बनता है। हीट इक्वल्स the current squared times the resistance times the time, H equals I square RT। बच्चों, ये फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट का मैथमेटिकल हार्ट है, इसे जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब हमने फिजिक्स तो समझ ले, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज है? हम इस एनर्जी को ऐसे कैसे मेजर करें जो हमारे घरों और हमारे बिल्स के लिए प्रैक्टिकल हो? साइंस में एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल, लेकिन जूल एनर्जी की बहुत ही छोटी यूनिट है।
अगर हम अपने घर की मंथली इलेक्ट्रिसिटी को जूल्स में नापने लगें तो नंबर इतने बड़े हो जाएंगे कि उनको हैंडल करना मुश्किल होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो शहरों के बीच की दूरी को मिलीमीटर्स में नापना। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक बड़ी और कन्वीनियंट कमर्शियल यूनिट यूज करती हैं जिसे कहते हैं किलोवाट आवर या शॉर्ट में kWh। जब आपके बिल पर लिखा होता है कि आपने 100 यूनिट्स यूज किए हैं तो उसका असली मतलब होता है कि आपने 100 किलोवाट आवर्स यूज किए हैं। और इन दोनों यूनिट्स के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। एक सिंगल किलोवाट आवर यानी आपके बिल की एक यूनिट 36 लाख जूल्स के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3,600,000 जूल्स। इतना बड़ा नंबर है ये, और इसीलिए हमें रोजमर्रा के कैलकुलेशंस के लिए इस प्रैक्टिकल यूनिट यानी किलोवाट आवर की जरूरत पड़ती। चलिए, अब वक्त है इस सारी नॉलेज को टेस्ट करने का। हम एक कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंस लेंगे, एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री, और कैलकुलेट करेंगे कि उसको एक महीने तक इस्तेमाल करने का एक्चुअल खर्चा कितना आता है। बच्चों, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम डेटा। हमें एक इलेक्ट्रिक आयरन दी गई है जिसका पावर रेटिंग है 1100 वॉट्स। इसे हर दिन 2 घंटे यूज किया जाता है। महीना अप्रैल का है यानी 30 दिन, और इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 5 रुपए पर यूनिट यानी 5 रुपीज पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हम एक सिंपल 4 स्टेप प्लान फॉलो करेंगे। स्टेप 1, हम आयरन की पावर को वॉट्स से किलोवाट्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2, हम पूरे महीने के टोटल ऑपरेटिंग आवर्स निकालेंगे। स्टेप 3, हम टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स कैलकुलेट करेंगे। और आखिर में स्टेप 4, हम टोटल एनर्जी को रेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल कॉस्ट निकालेंगे। चलिए, अब कैलकुलेशन करते हैं। पावर है 1100 वॉट्स। इसे किलोवाट में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1100 डिवाइडेड बाय 1000 हुआ 1.1 किलोवाट। अब टोटल टाइम निकालते हैं। रोज 2 घंटे 30 दिन तक, तो टोटल टाइम हुआ 2 × 30 यानी 60 आवर्स। अब हम टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स, तो ये हो जाएगा 1.1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 60 आवर्स, जिसका आंसर आता है 66 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन हुआ 66 किलोवाट आवर यानी 66 यूनिट्स। अब फाइनल कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट होगा टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। तो 66 किलोवाट आवर को हम 5 रुपीज पर किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। 66 × 5 होता है 330। तो टोटल कॉस्ट आया 330 रुपीज। ये है उस एक इलेक्ट्रिक आयरन को एक महीने तक चलाने का असली खर्चा। और ये एग्जाम्पल पूरी जर्नी को कितने अच्छे से इलस्ट्रेट करता है। हमने शुरुआत की थी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन से, फिर देखा कि ये मैक्रोस्कोपिक एक्शन जूल्स लॉ से गवर्न्ड है, और उस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम एक रियल वर्ल्ड कॉस्ट तक पहुंच गए जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर दिखता है। फिजिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ को पावर दे रही है और हीट। तो बच्चों, अब ये एक्सप्लेनर खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। अब जब आप समझ गए हैं कि पावर, टाइम और कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन है, तो अपने घर में देखिए और सोचिए, आपके हिसाब से कौन सा अप्लायंस है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे ज्यादा बढ़ाता है? क्या वो एसी है, वाटर हीटर या शायद अवन? इस पर जरूर सोचना। हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस न करें।